Hello everyone, welcome to online class. Subject is economics, Indian economic development. Chapter 3 is going on. We have discussed the economic reforms in 1991, LPG policy. In that L was done, L for liberalization. We have discussed in the previous video. Now comes P for privatization, निजीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में. Privatization, what does it mean? Let us study. Privatization implies ceding of ownership or management of a government owned enterprise. Privatization refers to transfer of ownership, management and control of government sector enterprise to the private sector. Privatization निजीकरण मतलब ये होता है कि इसमें जो ओनरशिप होगा, जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट के हाथों से अब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है. प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स अब उसको कंट्रोल करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को. इट इज़ डन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. अब ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि पब्लिक सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था उस समय, तो उसकी जो इनएफिशिएंसी थी, मैनेजमेंट सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और मार्केट में कंपटीशन लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स का इन्फ्लुएंस उसमें किया गया. Government also tried to improve efficiency of some public sector companies by granting them special status of नवरत्न and मिनी रत्न. अब गवर्नमेंट ने कुछ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी को कुछ स्पेशल स्टेटस दिए, जैसे कुछ कंपनी उसका नाम रख दिया नवरत्न. तो इस तरह की पॉलिसी अपनाई गई थी. प्रायर टू 1991 पब्लिक सेक्टर वाज अकॉर्डेड ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस. 1991 से पहले हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था उनका, बट द डिज़ायर्ड रिजल्ट कुड नॉट बी अचीव. लेकिन जो उनसे एक्सपेक्टेशंस था कि उतना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उतना वो अपने जो अप टू द मार्क वो परफॉर्म नहीं कर पाए. दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. सो गवर्नमेंट हैज़ टू डन प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज. द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज़ टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन. अब प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद ये था कि जिससे जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए और मॉडर्नाइजेशन हो. जैसा कि अभी आप देखे होंगे, फ़िलहाल चर्चा चली है रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की. तो इससे क्या होगा, जो रेलवे अपना सही तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे जितना प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ सके, लेकिन वो लॉस में ही हमेशा रहता है. तो वो प्राइवेटाइजेशन करने से हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आए, प्रॉफिट ज़्यादा इनकर कर सके. By outright sale of public sector companies, privatization of the public sector undertaking by selling a part of the equity of PSUs to the private sector is known as disinvestment. अब disinvestment क्या होता है? विनिवेश जिसे कहते हैं. इन्वेस्टमेंट, यू ऑल नो व्हाट डज इन्वेस्टमेंट मीन. इन्वेस्टमेंट जो निवेश करना होता है, निवेश करना मतलब होता है किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना, शेयर परचेस करके पैसा उसमें लगाना. डिसइन्वेस्टमेंट जस्ट अपोजिट, विनिवेश करना. अब हम किसी और कंपनी में पैसा लगाते हैं तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और गवर्नमेंट अपने कंपनी में लोगों को ऑफ़र कर रही थी कि वो इन्वेस्टमेंट करें तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए उस पॉलिसी अपनाई गई थी कि प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स है वो आ करके गवर्नमेंट कंपनी में मैनेजमेंट और कंट्रोल उनके हाथों में दिया जा सके, उसमें शेयर वो परचेस करें ताकि जो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके. इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है प्राइवेटाइजेशन के? फर्स्ट वन है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. अब देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के फेवर में क्या क्या पॉइंट्स है. इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के एफिशिएंसी में इम्प्रूवनेस आएगी, सुधार होगा. प्राइवेटाइजेशन सपोर्ट्स मैनेजरल एफिशिएंसी एज देयर वुड बी नो पॉलिटिकल प्रेशर्स एंड अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़. अब पब्लिक सेक्टर में देखते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, उनका प्रेशर होता है, अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं. प्राइवेटाइजेशन आने से अब मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, अब उसमें किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा. प्राइवेटाइजेशन विल मेक द इंटरप्रेन्योर्स फ्री टू मेक क्विक डिसीजंस. अब प्राइवेटाइजेशन में इंटरप्रेन्योर्स जो होंगे वो फ्री और क्विक डिसीजंस लेंगे, किसी भी तरह का गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा. सेकेंड, फाइनेंशियल डिसिप्लिन. प्राइवेटाइजेशन मेंटेन्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स. प्राइवेटाइजेशन में फंड्स की कमी नहीं होगी, रेगुलर सप्लाई आपका जो है फंड्स का होता रहेगा.
देयर वे अनड्यू डिलेज इन सेंशनिंग ऑफ फंड्स प्रायर टू 1991। अब पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, फंड्स को सेंशन करने में काफ़ी टाइम लगता है गवर्नमेंट द्वारा, तो ये सब थोड़ा सा इसमें बेनिफिशियल होता। थर्ड वन इज रिडक्शन इन डेफिसिट। इन द लेट 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू बाय लार्ज मार्जिन्स। फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, जैसे व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम, अगर आप गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है इनकम से एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी लॉस होता है, उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो वो जो उस समय का 1980 के जो टाइम था, लेट 1980, उस समय क्या हो रहा था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो इस वजह से बहुत लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को। Privatization reduces this financial burden of government as it does not have to spend on non-development expenditure. Privatization से क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं वो तो इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में किसी तरह का प्राइवेटाइजेशन, आप उसमें पैसा नहीं लगाएगा। फोर्थ, कॉम्पिटिटिवनेस। अब प्राइवेटाइजेशन आने से जानते ही हैं आप, कंपटीशन आ जाता है। पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जहाँ आ जाएगा, अगर वो प्राइवेट ओनर्स के हैंड में आ जाएगा तो कॉम्पिटिशन से आ जाती है। प्राइवेटाइजेशन टारगेटेड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज कुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अब प्राइवेटाइजेशन टारगेट करता है कि जिससे जो है मैनेजरियल कैपेबिलिटी उनकी अच्छी हो जाए और उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करे और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाए। दिस वुड फर्दर इंकरेज कम्पिटिवनेस। अगर आपके यहाँ मैनेजर कैपेबिलिटी जो है उसकी एफिशिएंसी अगर अच्छी हो जाएगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, तो ये मार्केट में कंपटीशन देने लायक हो जाएगी, कंपटीशन आ जाएगा। फिफ्थ वन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का भी डाइवर्सिफिकेशन हो, डाइवर्सिफाई मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज। प्राइवेट सेक्टर विल फंक्शन एफिशिएंटली टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के जानते ही होंगे डिफरेंट डिमांड होते हैं, उनको कई सारी वैरायटी चाहिए होती है। तो प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर जो है जो कंज्यूमर्स की अनलिमिटेड वांट्स है उसको फुलफ़िल कर सकता है। उसकी जो मार्केट होगी, मार्केट में जो डिमांड होगी उसको फुलफ़िल किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। इट विल रिजल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होगा कि डाइवर्सिफिकेशन आएगा और प्रोडक्शन का एक्सपेंशन भी होगा। इट विल प्रमोट कंज्यूमर सोवर्निटी। कंज्यूमर का जो डिमांड होगी, उनकी जो सोवर्निटी होगी, उसको फुलफ़िल किया जा सकता है। सिक्स्थ एंड लास्ट वन, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा हमारे। प्राइवेटाइजेशन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पेटियस टू इनफ्लो ऑफ एफडीआई। अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की अगर कंपनी होती है तो जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स के हाथ में होगा तो जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे कि यहाँ पे पैसा लगाने पे हो सकता है हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। अदर कंट्रीज वुड लाइक टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपैंड डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि अगर हमारा जो कंपनी अगर एक्सपैंड करेगा, ग्रोथ होगी उसकी, तो जाहिर सी बात है फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे उसमें। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज़ नेग्लेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट। अब देखिए इसमें पब्लिक सेक्टर जो होता है वो सोशल ऑब्लिगेशंस पे वर्क करता है, जो सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज़्यादातर उस पर नज़र रखता है, उस पर ध्यान देता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर्स में वो क्या करेंगे, उनके लिए तो ऐसा सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत कम ही होता है। उनके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ देयर utmost objective. Private sector functions mainly with the objective profit maximization which may be done at the cost of social welfare of people. अब अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो भाई वो अपना जो उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसी पे ज़्यादा वो फोकस करेगा, तो उसमें जो सोशल वेलफेयर वाली बात है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ वो करेंगे। द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में जस्ट ए ड्रीम रियलिटी। तो सोशलिस्टिक पैटर्न जो होगा वो थोड़ा सा कमतर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हाईली प्राइस्ड गुड्स। अब जैसे गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेज होंगे तो प्राइसेस क्या होगा, उनको तो भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना रहता है, तो प्राइसेस ज़्यादा मीन्स इन्फ्लेट नहीं करते हैं, हाइक नहीं होती है, उनको तो कंज्यूमर्स पे भी ध्यान देना है, सोसाइटी पे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, प्राइवेटेशन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। हो तो मार्केट मैकेनिज्म पे वर्क करेंगे, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई करेंगे, उस अकॉर्डिंग अगर जो है
प्राइस हाइक करना होगा तो कर सकते हैं। व्हेन प्राइसेस राइज डिमांड बाय दोज हु कैन नॉट पे दिस प्राइस वुड फॉल। इफ़ इट कंटिन्यूज दिस मे बिकम ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अब क्या होगा, अब अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर उसे कोई फुल कस्टमर्स परचेज नहीं कर पाएंगे तो और डिमांड उसकी बढ़ते जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ नॉट कंट्रोल इट मे अफेक्ट द मेजॉरिटी एडवर्सली। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो भाई इसके कई सारे बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। Privatization, if remains uncontrolled by turn into monopoly where private owners may have monopoly control over the market। प्राइवेटाइजेशन आने से उनके मोनोपोली कंट्रोल हो सकती है, एक अधिकार हो सकता है। फोर्थ वन, हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव फुल एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेटाइजेशन क्या करेगा, वो तो देखेगा भाई कि जितनी डिमांड है, जितनी सप्लाई हो रही है, उनके मार्केट का कितना टर्नओवर हो रहा है, कितने सेल्स हो रहे हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि भाई कुछ मेंबर्स जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको शॉर्ट भी कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, छाड़ सकते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट, चाहे उनका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो भाई वर्कर्स को अपना पूरा फुल जॉब देते हैं। प्राइवेटाइजेशन डज नॉट वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव फुल एम्प्लॉयमेंट। अब प्राइवेटाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि उन्हें फुल एम्प्लॉयमेंट देना है, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। तो उनका मेन एम जो होता है वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है। वो कॉस्ट कम कर सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो कॉस्ट कम करेंगे, तो हो सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट में कमी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं हो सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। इन एलपीजी जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है वैश्वीकरण। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप अपना सोशल साइट पे अकाउंट एक्टिवेट करते हो तो आप उसी समय ग्लोबलाइज हो जा सकते हैं। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से आपकी आईडी पे अगर सर्च किया जाए तो वहाँ पे आपको जो है नेम एंड फेम मिल जाता है, आप फेमस हो जाते हैं, ग्लोबलाइज हो जाते हैं। उसी तरह ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है यहाँ पर हम अपनी नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एम्स एट टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड का निर्माण हो जाता है जहाँ पे हम अपना ट्रांजैक्शन किसी और कंट्री के साथ कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन देखिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी, उसी से ही ग्लोबलाइजेशन का बर्थ हुआ है। इतने सारे अपने लिबरलाइज और प्राइवेटाइजेशन पढ़े हैं, इसी से ग्लोबलाइजेशन का निर्माण होता है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू फ्री इंटरेक्शन अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक ट्रेड, टेक्नोलॉजी, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, आउटसोर्सिंग। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, फ्री इंटरेक्शन हम कर सकते हैं कंट्री, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, लोन्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, आउटसोर्सिंग हो। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ सिस्टम रिलेटिंग टू इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड वाइडनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम अपना जो है एक तरह से इंटरेक्शंस बढ़ाते हैं। इट इंकरेजेस इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कंट्री विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी कंट्री का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज़ ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिक बाउंड्री। तो किसी तरह का इसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, चाहे ज्योग्राफिकल हो, किसी तरह के यहाँ पे बाउंड्रीज रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। हम अपना जो है फ्री ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। अब इसमें क्या क्या पॉलिसी मेजर्स हैं ग्लोबलाइजेशन में। फर्स्ट वन, राइज इन इक्विटी लिमिट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया था ग्लोबलाइजेशन में। प्रायर टू 1991 फॉरेन इक्विटी लिमिट वाज रिस्ट्रिक्टेड लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़। 1991 से पहले क्या था, हमारा किसी भी तरह का जो है फॉरेन इक्विटी, किसी तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता था, बहुत सारे अप्रूवल सेंसन्स लेने पड़ते थे। अब इसको 40 से 51% कर दिया गया था। फॉरेन इक्विटी में 40 से 51% कर दिया गया था। नेक्स्ट वन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर कोई फॉरेन कंट्रीज़ का हमारे कंट्री के इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो 40% पहले था, वो 51% कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। ये तो आपको टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में समझाया था। डिवैल्यूएट करना मीन्स हम अपनी करेंसी का, वर्ल्ड की करेंसी, चाहे वो डॉलर हो चाहे पाउंड्स हो, किसी भी उसमें जो है जब हम उसको कंपेरिजन करेंगे तो हमारी वैल्यू को लोअर कर देना। एट द एंड ऑफ 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन वाज एडवर्स। 1991 के एंड में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन बहुत ही वर्स था। हमारे यहाँ इनफ्लो हो ही नहीं रहा था फॉरेन एक्सचेंज का, आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक्सपोर्ट तो कम हो रहा था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसको ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने क्या किया, रुपी वाज डिवैल्यूएड इन
जुलाई 1991 बाय नियरली 20%। अब रुपये की जो वैल्यू थी उसको डिवैल्यूएट कर दिया गया, डिप्रिसिएट किया गया 20% से, यानी 20% की वैल्यू उसकी कम कर दी गई। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी इंकरेज्ड एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेज्ड इंपोर्ट्स, इसकी जो पॉलिसी होती है तो आपको पता ही होगा कि डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट्स इंकरेज होते हैं और इंपोर्ट्स डिस्करेज होता है। थर्ड वन, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। अब कन्वर्टिबिलिटी जो होती है इंडियन रुपी की वो भी अलाउ कर दी गई थी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी वाज अलाउड बाय गवर्नमेंट 1993 एंड फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी वाज अलाउड इन 1993 बजट इन करंट अकाउंट। अब देखिए, पहले पार्शियल और फुल कन्वर्टिबिलिटी समझने से पहले आपको कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है ये समझना पड़ेगा। कन्वर्टिबिलिटी मीन्स होता है रुपीज़ कैन बी, फॉर एग्जांपल आवर नेशनल करेंसी इज रुपीज़, सो रुपीज़ कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड और विथ एनी अदर फॉरेन करेंसी। हम अपने रुपीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में, सिल्वर में या किसी और भी फॉरेन करेंसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं किसी डॉलर किसी को उसमें लेकर के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले 92-93 में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी वाज अलाउड था, लेकिन इसको फिर 1993 में फुल कन्वर्टिबिलिटी कर दिया गया था। इट रिफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एट ए प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। जो मार्केट में डिटरमाइन होगा, जो रेट होगा, उस पर हम परचेज और सेल कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को। इट वाज अलाउड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट इंटरेस्ट, ये सभी में अलाउड था, चाहे इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, चाहे पेमेंट ऑफ। नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में से जो है कंट्रोल को थोड़ा सा रिमूव कर दिया गया। ए न्यू 5-year फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज अनाउंस टू एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इट रिमूव्ड ऑलमोस्ट ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सटर्नल ट्रेड। जो एक्सटर्नल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, उस पर जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उसको कम कर दिया गया, ओपन कंपटीशन कर दिया गया। ओपन कंपटीशन हो मीन्स एवरीवन कैन परचेज एंड सेल, डू द ट्रांजेक्शंस फ्री फ्लो। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिया गया। The ones which are still prevailing have been modified to promote international trade. In conformity with new economic policy, custom duties and tariff imposed on import and exports. ये तो आपने पढ़ा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो टैरिफ्स थे, जो ड्यूटीज़ थी, उसको इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो उसमें थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया था। सिक्स्थ वन, मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स। अब टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पहले जो क्या था 1991 से पहले, फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन टेक्नीशियंस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। फॉरेन टेक्नोलॉजी हो चाहे फॉरेन टेक्नीशियन को अपने यहाँ इन्वाइट नहीं कर सकते थे। अब इसमें थोड़ा सा जो है छूट दिया गया था, मॉडिफाई किया गया था। अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन कोलैबोरेशन कंसर्निंग हायर टेक्नोलॉजी हैव बीन मेड ईजी बाय द गवर्नमेंट। अब हम फॉरेन कोलैबोरेशन कर सकते थे। अब ग्लोबलाइजेशन के ये हमारे जो पॉलिसी मेजर्स थे दैट इज़ कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एबल टू एस्टेब्लिश लिंक्स इन सच अ वे दैट हैपनिंग्स एडवांसमेंट इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। पहले देखिए हमारा जो क्या होता था, हम जो अपना प्रोडक्ट परचेज या सेल करना हो तो लोकल मार्केट पे या नेशनल लेवल पे होता था। अब हमारा प्रोडक्ट can go to other countries also. We can sell, we can export our products to other countries. Globalization has been able to turn the world into one whole or creating a borderless world. Globalization से क्या हुआ है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो समझिए बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो चुका है। अब हम अपनी इकोनॉमी को प्रोडक्ट्स हैं उसको कहीं भी सेल कर सकते हैं। वी आर नाउ एक्सपोज टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड आर एबल टू डेवलप इंडिजीनियस प्रोडक्शन। अब अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकते हैं और इंडिजीनियस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन से क्या नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स अगर उसको नेम एंड फेम मिलेगा तो इससे हमारा क्या है, इंडस्ट्रीज़ का हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो इंक्रीज़ करे। जो डेवलपिंग कंट्री हैं हम एक तरह से वो हो सकता है डेवलप हो सकते हैं। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के? ग्लोबलाइजेशन इज ए स्ट्रेटजी ऑफ डेवलप कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, वो ही डेवलप कर सकता है जो थोड़ा सा माने मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग नेशंस जो है डेवलप कंट्रीज, उनका मार्केट ज़्यादा एक्सपेंड होगा। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन हैज़ वाइडन द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशनल एंड पीपल। अब मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन में जो मार्केट है, एक तरह से मार्केट में जो ट्रांजेक्शन्स हो गए परचेज एंड सेल के, इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आएगी। बहुत एक तरह से अंतर पैदा हो जाएगा इकोनॉमी में। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी मतभेद पैदा हो जाएंगे लोगों के बीच में।
ग्लोबलाइजेशन comprise the welfare and identity of people belonging to poor countries. पुअर कंट्रीज जो हैं, जो गरीब देश हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल होगा। इसमें तो वही जो होंगे रिच कंट्रीज हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है ग्लोबलाइज करना। अपना प्रोडक्ट्स अपने कंट्री में भी सेल करेंगे या बाहर के पूअर कंट्रीज़ में भी, सारे कंट्रीज़ में वो सेल कर सकते हैं। जबकि पूअर कंट्री के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो उनके प्रोडक्ट को बाहर किसी कंट्री में पूछा जाए। नाउ कम्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मीन्स इट मीन्स ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बाय कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। अब आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जैसे टू पार्टीज़ हैं, एक परचेजर सेलर, उसमें थर्ड पार्टी से किसी तरह का इंटरेक्ट करना, उनसे कॉन्फ्रेंस कर करके उसके उसमें डील करना, इसको आउटसोर्सिंग करता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है। इट इज़ एन इमर्जिंग बिजनेस एक्टिविटी एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग फास्टर। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा फास्ट ग्रो कर रहा है, आउटसोर्सिंग हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स इन द इंटरनेशनल एरेना। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है हर प्रोडक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो अप कर रही है, तो आउटसोर्सिंग का भी अब इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक टेलीकॉम कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, अगर उसमें किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप कॉल सेंटर पर डील करके उसमें हेल्प लेते हैं, तो इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। It is a form of economic activity which has intensified in present times because of the growth of communication, specifically the growth of IT sector. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के ग्रोथ होने पे ही इसमें काफ़ी एक तरह से प्रोग्रेस हुआ है। मोस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया बिकॉज दिस कैन एबल्ड एट ए चीपर कॉस्ट। अब जैसे इंडिया को अगर किसी आउटसाइड कंपनी से हेल्प लेना होता है, आउटर कंट्री से हेल्प लेना है, तो वो क्या होता है, उसे चीप कॉस्ट पे जो है रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी। अब इंडिया के अगर किसी पर्सनस को अगर फॉरेन कंट्रीज हायर करता है तो वो चीप कॉस्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है बाहर हेल्प करते हैं, तो उन्हें सस्ते दाम पे उनको बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है, वो एफोर्ड हो जाता है। अब हमें मान लीजिए अगर किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो फॉरेन के डॉक्टर्स जो हैं, जैसे अमेरिकन डॉक्टर्स, हम कंसल्ट कर करके जो है अपना किसी भी तरह का मेडिकल सर्विसेज ले सकते हैं। ये सब आउटसोर्सिंग आता है। ट्यूशन लेना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, आउटसाइड कंट्री से लेना या आउटसाइड किसी भी अपने स्टेट से लेना, ये सब आउटसोर्सिंग का प्रोसेस होता है। इंडिया हैज़ बिकम ए डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अब जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे अब जब एलपीजी पॉलिसी आई है, तब से आउटसोर्सिंग जो है बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO. The World Trade Organization was founded in 1995 as the successor organization to the General Agreement on Trade and Tariff GATT. GATT जो 1948 में फाउंड हुआ था 23 कंट्रीज़ के साथ एज ए ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब गैट जो 1948 में फाउंड हुआ था 23 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें उनको ग्लोबल ट्रेड में जो आपके एग्रीमेंट्स थे उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना था सारी कंट्री के साथ, जिसमें वो इंटरनेशनल मार्केट में सारे ट्रेडिंग पर्पसेस को प्रोवाइड कर सके। इसके बाद क्या होता है, उसी का एक तरह से सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन WTO जो 1995 में फाउंड हुआ था। इसके फंक्शंस क्या हैं WTO के? द WTO एग्रीमेंट्स ओवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू फैसिलिटेट बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब जैसे क्या होता है, अभी आउटसोर्सिंग में आपने पढ़ा था कि हम इसमें आउटसाइड जो कॉन्ट्रैक्टर्स उसका हेल्प ले सकते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज में। तो WTO एग्रीमेंट क्या करता है, ये कवर करता है जिसमें ट्रेड, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज हम चाहे बायलैटरल हो, टू कंट्रीज़ के बीच हो, चाहे वो मल्टीलैटरल हो, चाहे बहुत सारे कंट्रीज़ मिल करके ट्रेड एक साथ कर सकते हैं, उसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना था। WTO एम्स एट enlarging production and trade of services to ensure optimum utilization of resources. WTO का ये एम होता है कि इसमें प्रोडक्शन और ट्रेड ऑफ सर्विसेज को हमें बढ़ाना है, जिससे हमारा जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सके वर्ल्ड के रिसोर्सेज को। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज़। इसमें हमको ग्रेटर मार्केट प्रोवाइड करता है WTO सारे मेंबर कंट्रीज़ को, जिससे अपना जो ईज ट्रेड कर सके, आसानी से ट्रेड कर सके। इंडिया बीइंग एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO का इम्पॉर्टेंट मेंबर है इंडिया, हैज़ बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स। अब इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है WTO का, वो इसमें जो है
काफ़ी हेल्प कर रहा है कि जिसमें फेयर ग्लोबल रूल्स प्रोवाइड किए जा सके सारे कंट्रीज़ को। इंडिया हैज़ रिमूव्ड क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड रिड्यूस टैरिफ रेट्स। इंडिया ने क्या किया, जो क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट्स पे जो एक तरह से कोटा लगाया गया था, रिस्ट्रिक्शन किया गया था कि इतनी ही क्वांटिटी जो इंपोर्ट की जा सकती है उसको हटाया, और टैरिफ और रेट्स में भी कटौती किया है। तो दिस ऑल वेयर द topics that we have discussed. We have discussed privatization, then globalization, outsourcing, WTO. So this concludes for today, and in the next video we will discuss the LPG policies appraisals, means positive and negative impact, that is important too. So that's all for today. Thank you very much.